मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम हिंदी सेकंड में लेसन 8 समास पढ़ रहे हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम शब्दों को पढ़ते हैं। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। पहले हम रोग से ग्रस्त को हमने बनाया रोगग्रस्त। चक्र को धारण करने वाला यानी चक्रधर। विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय। तो समास का क्या अर्थ हुआ? ये जो वाक्य हैं, शब्द हैं, उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन पद सार्थक पदों को संक्षिप्त करके बनाए गए हैं, यानी 2-4 वर्डों को एक करके बनाया गया है। वाक्यांश को इस प्रकार संक्षिप्त करने की शब्द को बनाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, और सार्थक पदों को संक्षिप्त करके बनाए गए शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षेप अर्थात छोटा करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। समास की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समास पदों को जब अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना हो तब समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद है रसोई घर, इसको जब हम अलग करेंगे समास विग्रह तो रसोई के लिए घर, तो ये होता है समास विग्रह। इसके बाद आते हैं समास के भेद। समास पद में विग्रह करने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि समास में 2 पद होते हैं। इनमें से पहला पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है। यानी जैसे रसोई के लिए घर, तो हमने रसोई जो गया पूर्व पद हो गया, और दूसरा के लिए घर दूसरा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। तो इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अब सबसे पहले अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बाकायदा, कायदे के अनुसार, या प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन। ठीक हो गया? यथाविधि, विधि के अनुसार, यथा यानी बेकसूर और बिना कसूर के बे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पद और अव्यय। अब इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है और जहाँ वे पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, इनके भी 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति को लोप होता है, तो उसमें स्वर्ग प्राप्त होता है। इसमें स्वर्ग प्राप्त, देशगत, यश प्राप्त। इसको विग्रह करने पर स्वर्ग को प्राप्त, देश को गत, यश को प्राप्त। फिर है करण तत्पुरुष। इसमें की विभक्ति होती है, उसका लोप होता है। अकाल पीड़ित, मन चाहा, इसको जब करेंगे तो अकाल से पीड़ित, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान के लिए का लोप होता है, यानी छुपे होते हैं देशभक्ति, युद्ध भूमि, पाठशाला, और जब हम इसकी विभक्ति को अलग करेंगे तो देश के लिए भक्ति, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है, और पथभ्रष्ट, रोगमुक्त, पथ से भ्रष्ट, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है, और इसमें गंगा जल राजकुमारी, गंगा का जल राज की कुमारी। ठीक है। फिर अधिकरण तत्पुरुष, इसमें भी अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का छुपी होती है, यानी लोप होता है। ग्रामवास, आप बीती, घुड़सवार, और ग्राम में वास, आप पर बीती और घोड़े पर सवार। इसके बाद तीसरा तरह आता है कर्मधारय समास। यहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और एक पद प्रथमान और दूसरा पद उपमेय होता है, तो कर्मधारय समास होता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नरसिंह, नर रूपी सिंह। सुनयन, सुंदर है जिसके नयन। सज्जन, सत है जो जन। इसके बाद द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होता है। पंचवटी, 5 हो गया, तो 5 वटों का समूह। ऐसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है, तो यह हो गया हमारा द्विगु समास। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने पर शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, ये डैश लगा कर है, तो इसको हम जो विग्रह करें तो इसमें और, अथवा, या लग जाएगा। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है और दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रधर, चंद्रशेखर, श्वेतांबरी, गजानन। चक्रधर का चक्र धारण किया है जिसने कौन है? विष्णु। चंद्र है शिखर पर जिसके शिव के। फिर श्वेत है अम्बर जिसके सरस्वती के। गज है आनंद जिसका, यानी गणेश जी। तो ये सब हमारे समास हुए। इसके बाद आता है कुछ समास परस्पर मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, अतः सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक है। जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, और बहुव्रीहि समास में मिलकर दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय हो गया। और कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है।
तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुव्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाची होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से लेकर किसी तीसरे विषय पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिलोचन 3 लोचनों का समूह यानी कर्मधार है, और फिर त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके यानी शिव। फिर संधि और समास में अंतर क्या होता है? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के संक्षेपीकरण के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संधि वर्णों के परिवर्तन का नाम है और समास में शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे वाचन प्लस आलय वाचनालय संधि हो गई, और पवन का पुत्र पवन पुत्र समास हो गया। तो पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा।